अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो इटालियन रेनेसांस पेंटर के बारे में है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई लियोनार्डो दा विंची के बारे में, और आज की वीडियो मिकेलांजेलो के बारे में है। इटालियन लोग इसे मिकेलांजेलो कहते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, और बाकी लोग इसे माइकल एंजेलो कहते हैं। अगर लियोनार्डो दा विंची के बाद अगर मेरे ख्याल में इटालियन रेनेसांस का कोई बड़ा स्कल्पचर या पेंटर है तो मेरे ख्याल में मिकेलांजेलो है। मिकेलांजेलो का पूरा नाम मिकेलांजेलो बोनारोती था, और ये 6 मार्च 1475 को अरेजो इटली का टस्कन रीजन का एक शहर है अरेजो, वहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है कपरे से, ये वहाँ पैदा हुआ। और इसको जो वालिद साहब थे वो उस दौर में इस इलाके के पोदेस्ता थे। पोदेस्ता एक तरह का एक इम्पॉर्टेंट सीट होती थी उस दौर में। और जब ये पैदा होने वाला था तो इसके वालिद साहब, इसकी पूरी फैमिली, इसकी माँ वगैरह, ये कपरे से आ गए। और कपरे से एक बड़ी खूबसूरत पुरफ़ज़ा मकाम जगह है, और वहाँ पे उस दौर में आज भी और उस दौर में भी जो अमीर लोग हुआ करते थे वो बच्चे के पैदाइश के दिनों में अपनी बीवी को खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम पे ले जाया करते थे। और आजकल उस जगह को लोग कपरे से मिकेलांजेलो भी कहते हैं। जब कुछ अर्सा मिकेलांजेलो ने वहीं पे गुजारा बचपन का, और बाद में ये लोग फ्लोरेंस आ गए पूरी फैमिली। और इसने शुरू में दीगर उस दौर का जो रिवाज था, बुनियादी तालीम वहीं हासिल की फ्लोरेंस में, मुख्तलिफ़ उलूम, ह्यूमैनिटी और मैथमेटिक्स और ग्राफिक और इस तरह की सारी चीज़ें सीखी। फिर इसने उस दौर का क्योंकि उन दिनों फ्लोरेंस में एकेडमीज़ या स्कूल्स को बोतेगा कहा करते थे, और जो लड़के जो बच्चे इन चीज़ों से लगाव रखते थे उनको वो किसी ना किसी बोतेगा में छोड़ दिया करते थे। और मिकेलांजेलो ने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ या सीखने का आगाज़ गिरलंदायो के बोतेगा में किया। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लियोनार्डो दा विंची, गिरलंदायो, सांद्रो बोत्तिचेली और पेरुजीनी, ये सारे वोरेक्यो के शागिर्द थे। और आगे जब उसने अपनी तालीम मुकम्मल की गिरलंदायो ने, तो उसने अपनी बोतेगा बना ली, और वहाँ पे ये मिकेलांजेलो उसका शागिर्द था। मिकेलांजेलो ने पहले तो उनके साथ काम किया, और बड़े बड़े उस दौर के जो पेंटर थे वो बड़ी बड़ी चीज़ों की स्केचिंग वगैरह कर दिया करते थे, और जो उनके शागिर्द हुआ करते थे वो उनमें रंग वगैरह भर दिया करते। उनकी फ्रेस्कोज वगैरह जो बनाते थे उनकी फिनिशिंग टचेस जो है ये शागिर्द किया करते। और आखिर में वेरोक्यो या गिरलंदायो जो उनके टीचर होते थे वो देख के उसको ओके किया करते थे। और मुख्तलिफ़ इदारे थे जो इनको पे किया करते। ज़्यादातर चर्च जो है उस दौर का वो इनको फिनांस करता था। मिकेलांजेलो ने उसने बहुत ज़्यादा काम किया फ़ाइन आर्ट के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि अगर फ़ाइन आर्ट की दुनिया से ये चंद चीज़ें निकाल दी जाएं तो फ़ाइन आर्ट बिल्कुल अधूरी रह जाती है। मिकेलांजेलो उन दिनों कोज़िमो दी मेडिची का दौर था फ्लोरेंस में, लेकिन बाद में जब सावोनारोला ने एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट था, उसने फ्लोरेंस पे जब कब्ज़ा किया तो मिकेलांजेलो रोम चला गया। और एक तरफ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उसका रोम जाना वहाँ पे उसके लिए एक बहुत बड़ा आर्ट का नमूना इंतज़ार कर रहा था। उसने वहाँ जाके प्याता बनाया, और प्याता फ़ाइन आर्ट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बदकिस्मती से किसी टूरिस्ट ने उसको एक दफ़ा डैमेज कर दिया, अब वो अंडर लॉक एंड की है। प्याता के बाद मिकेलांजेलो ने जो बड़ी चीज़ बनाई वो दाविद है, जिसे डेविड भी कहते हैं और दाऊद भी कहते हैं। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इसने स्टैचू बनाया, और इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जिस मार्बल्स के पीस से उसने
फीट का माइकल एंजेलो बनाया, दाविद बनाया। ये मार्बल का पीस असल में पहले लियोनार्डो दा विंची को मिला, लेकिन लियोनार्डो दा विंची बहुत मूडी आदमी था। जब देखा गया कि उसने 3 साल तक इस मार्बल के बड़े पीस पे कोई काम नहीं किया, तो मिकल एंजेलो ने उस दौर में उस एरिया का जो मेयर था उससे दरख्वास्त की, और जो आर्ट गिल्ड वाले थे उनसे दरख्वास्त की, और वो मार्बल का पीस मिकल एंजेलो को मिल गया। और मिकल एंजेलो ने 3 साल के अरसे में दाविद बनाया, और इतना खूबसूरत शाहकार 17 फीट का जो दाविद बना है वो आजकल इटली के शहर फ्लोरेंस में पियाज़्ज़ा डेला सिग्नोरिया में है, लेकिन ये उसकी कॉपी है। ओरिजिनल उन्होंने पियाज़्ज़ा डेला रिपब्लिका में रखा हुआ है। और इसके बाद जो बड़ी चीज़ जो माइकल एंजेलो ने बनाई दाविद के बाद, वो है सिस्टीन चैपल। सिस्टीन चैपल में उसने बाइबल के चैप्टर पेंट किए, और ये एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मिकल एंजेलो ने ये कितना बड़ा फ़ाइन आर्ट का काम किया है जिसे लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। और इसके बनाने में इनको काफ़ी तकालीफ़ उठानी पड़ी। और उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि जब उसने बाइबल के शुरू के इब्तिदाई चैप्टर जब पेंट करने शुरू किए, तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एडम की नेवल बना दी। और एडम्स नेवल बनाने के बारे में इसकी तफसील में जाएं तो फिर बहुत सारी नई चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस दौर का जो प्रीस्ट थे, जो गिल्ड थी, आर्टिस्ट गिल्ड जो इनको फिनांस कर रहे थे, उन्होंने इस पर बड़ा एतराज़ किया कि तुमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्बिलिकल कोड क्यों बनाई है, उनकी उंगली को क्यों बनाई है, उनकी नेवल क्यों बनाई है। तो माइकल एंजेलो ने कहा कि ये तो बन चुकी है, और इतना बड़ा मास्टरपीस अगर इसको छेड़ा गया तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये इटालियन रेनेसांस का बड़ा पेंटर मिकल एंजेलो, स्कल्पचर, पेंटर, आर्टिस्ट, ये इटालियन रेनेसांस का बड़ा पेंटर 18 फरवरी 1564 को हमें छोड़ के चला गया। लेकिन जब तक ये दुनिया कायम है, लोग मिकल एंजेलो के फ़न पारे कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप फ्लोरेंस जाएं, तो आप मिकल एंजेलो का बना हुआ दाविद ज़रूर देखें। बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि कभी कभी लगता है कि ये अभी बोल पड़ेगा। और पियाज़्ज़ा डेला सिग्नोरिया इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। और अगर आपको कभी रोम जाने का मौका मिले तो आप वेटिकन सिटी में जाकर उस चर्च में सिस्टीन चैपल या कुपुला दी सिस्टीन ज़रूर देखें। और मैं कहूँगा कि आजकल इटली में कोरोना वायरस की वजह से बड़ी तबाही फैली हुई है, लेकिन जैसे ही हालात ठीक हों, वो लोग जो इटली रहते हैं वो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वर करें, और इन जगहों को जब भी मौका मिले ज़रूर देखें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।